नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने हैं। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दारोमदार इसी चरण में टिका हुआ है। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरणों में बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था और ऐसे में कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। बसपा भी इस चरण में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। यूपी के 5वें चरण में अयोध्या के साथ साथ गांधी परिवार का गढ़ रहे अमेठी जिले की सीटों पर सियासी दलों की परीक्षा होनी है, तो रायबरेली जिले की भी एक सीट भी इसी चरण में है। सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी, बाराबंकी जैसे अवध के जिले हैं, तो पूर्वांचल की तराई बेल्ट के तहत आने वाले बहराइच, गोंडा और श्रावस्ती जैसे अहम जिले की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी जिलों की सीटें के साथ साथ बुंदेलखंड की चित्रकूट जिले की भी 2 सीटें इस चरण में शामिल हैं। तो उत्तर प्रदेश में 4 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब बारी है 5वें चरण में अवध और पूर्वांचल की। यूपी के 7 चरणों के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें इसी चरण में हैं। 5वें चरण के 12 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है, जहां पर 692 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरे हैं। 5वें चरण में भगवान श्री राम के अयोध्या से लेकर प्रयागराज और चित्रकूट जैसे धार्मिक नगरी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम होने हैं। बीजेपी के लिए अपने दुर्ग को बचाए रखने की चुनौती है, तो सपा बसपा और कांग्रेस सत्ता की वापसी दारोमदार इसी चरण में टिका हुआ है। अयोध्या में एक बार फिर विचारों की जंग है। मंदिर मस्जिद विवाद के उफान पर आने के बाद यहां चुनाव में जीत और हार का फैसला विवाद की पृष्ठभूमि पर ही होता रहा है। समय चाहे जैसा रहा हो, लेकिन चुनाव के अंतिम क्षण में ध्रुवीकरण जीत का मार्ग प्रशस्त करता रहा है। समय बदला, परिस्थितियां बदली, श्री राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया, लेकिन सियासत की अंतर्धारा में यह मुद्दा अब भी बरकरार है। इस बार के चुनाव में जीत हार की पटकथा इसी पृष्ठभूमि में लिखे जाने की कोशिश में है। देश की सियासत के केंद्र बिंदु में रहने वाली अयोध्या फिर से उसी भूमिका में है। भाजपा, बसपा, आप जैसे कई दलों के नेताओं ने घोषित अघोषित रूप से यहीं से विधानसभा चुनाव का शंखनाद किया, अयोध्या को भुनाने की कोशिश की। साफ है कि अयोध्या अब भी सियासत की अंतर्धारा में तेजी से बह रही है। सबके लिए अयोध्या नाक का सवाल बन गई है। भाजपा इस पर वर्चस्व बनाए रखकर बदली परिस्थितियों में अपने विचारों व सियासी पकड़ का संदेश देना चाहती है। बहरहाल अयोध्या पर सियासी कब्जे के लिए सभी प्रमुख दलों ने अपनी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। दशकों से इस पर कब्जा बरकरार रखने वाली भाजपा ने विधायक रहे वेद प्रकाश गुप्ता को फिर से आगे बढ़ाया है, तो सपा ने पिछले चुनाव में असफल होने वाले तेज नारायण पांडे, पवन पांडे को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बसपा ने नए प्रत्याशी रवि मौर्य को, तो कांग्रेस ने 9 साल बाद महिला प्रत्याशी रीता मौर्य को मैदान में उतारा है। और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी फिलहाल जुड़ चुके हैं। बाकी और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी और भी मेहमानों का जुड़ने का हम इंतजार कर रहे हैं। हमारी आईटी टीम जोड़ने की कोशिश कर रही है उपाध्याय जी, देखते हैं कब तक जोड़ पाती है। तब तक आप ही से चर्चा शुरू करते हैं। आरबी उपाध्याय जी, वास्तव में 5वें चरण का चुनाव जो शुरू हुआ है अब, क्योंकि चौथे चरण का कल मतदान पूरा हो चुका, संपन्न हो चुका, अब 5वें चरण में सभी सियासतदानों की वर्चस्व की लड़ाई सामने आने वाली है। अयोध्या का हम जिक्र कर रहे थे। अयोध्या में वास्तव में जिस तरीके से 1991 के बाद लगातार वहां पर भगवा कब्जा रहा, लेकिन 2012 में समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को ही चुनावी मैदान में उतारा था और उस सीट को जीत करके समाजवादी पार्टी के झोली में डालने का काम किया था पवन पांडे ने। लेकिन 2017 में फिर पवन पांडे ने किस्मत आजमाई, जो कि हार का मुंह उनको देखना पड़ा था।
अब इस बार 2022 के चुनाव में भी ये माना जा रहा है कि राम मंदिर भले ही बनना शुरुआत हो गई हो उसके निर्माण की, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं मुद्दा अब इसके बाद जो हवा चलेगी, पांचवें चरण की से जो शुरुआत होने वाली है, इसमें राम मंदिर का मुद्दा हावी होने वाला है। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा योगेश। भगवान राम आस्था के प्रतीक हैं और भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो स्वाभाविक है कि उनके जो भक्त हैं, जो पुजारी हैं, वो एक गुड फील, एक अच्छा फील करते हैं। ये बात अलग है कि देखिए, उसके साथ साथ धर्म के साथ साथ भगवान राम के साथ साथ और बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे जनता रूबरू हो रही है। चाहे वो आवारा पशुओं का मामला हो, पेट्रोल डीजल के रेट हो, किसान की नाराजगी हो, वहीं दूसरी तरफ एक जो आशा की किरण नजर आती है बीजेपी को, फ्री में जो अनाज है, जो नमक खाया है, सड़कें बनी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे नकारा नहीं जा सकता। बिजली जो नहीं आती थी वो बिजली आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर का एक मैसेज जो बीजेपी दे रही है, तो समाज में एक परसेप्शन है। तो जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि एक तरफ जहां भगवान राम है, भगवान राम का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, और 5वें चरण में 60 में से 51 सीटों पर बीजेपी जीती थी, तो उसको बरकरार रखना बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ा चैलेंज बीजेपी के सामने है। देखिए, 2017 और 2022 में बहुत सारी चीजें बदली है। 2017 में भगवान राम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर भी लोगों से वोट मांगा गया था, जो कि आज सपना साकार हो रहा है और मंदिर बन रहा है। अमेठी से देखिए, राहुल गांधी हारे हैं और 5वें चरण में अमेठी भी कवर होगी। अब वहां कांग्रेस अपना अस्तित्व किस तरह बचा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, ये देखने वाली बात होगी। आरबी उपाध्याय जी आपके पास आएंगे, फिलहाल यहाँ पर आपको रोकेंगे। और हमारे साथ देशबंधु दीक्षित जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आशीष चौधरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देशबंधु जी आप ही के पास आएंगे। चुनौतियां भी आप सुन रहे थे, आरबी उपाध्याय जी बता रहे थे कि वास्तव में जिस तरीके से अब 5वें चरण के बाद जो चुनाव की प्रक्रिया है वो अब पूर्वांचल की तरफ बढ़ने लगी है, और यहीं से इस 5वें चरण में ही अयोध्या में भी चुनाव है, मतदान होने हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि एक बार जिस तरीके से 2017 में आपने जो झंडा बुलंद किया था, जो भगवा लहराया था आपने, अब 2022 के चुनाव में भी यहां से राम मंदिर प्रमुख केंद्र होगा, चुनावी धुरी में आ जाएगा आपके। योगेश, जैसा कि आपने बताया कि 5वें चरण में हम चले गए हैं और पिछले जो 4 चरण समाप्त हुए हैं, तो उसमें विपक्षी जो है हताश, निराश और बिल्कुल कुंठा से ग्रसित हो गए। अब इनके बुझे हुए चेहरे ही बता रहे हैं कि इनकी बुरी कितनी हार होने वाली। और रही बात, हमारे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने कानून व्यवस्था की ऐसी घड़ी लगा दी है, जब कोई गुंडागर्दी और कोई आतंकवाद प्रश्रय नहीं लेगा। अब बात छेड़ी आपने राम मंदिर, तो राम मंदिर भाजपा के संकल्प पत्र या हमारी आस्था का विषय और करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। 2017 में भी ये वही विपक्षी हैं जो हमसे रोज पूछते थे कि राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। आपने देखा आज भव्य राम मंदिर की आधारशिला भी रखी गई और भव्य राम मंदिर भी तैयार हो रहा है। ये वही विपक्षी हैं जिन्होंने 84 कोसी यात्राओं पे रोक लगाई। कांवड़ यात्रियों को जब आते थे तो उनको व्यवधान डालते थे। कार सेवकों पर गोलियां अभी कोई भूला नहीं। और रही बात 15 वर्षों में तो सपा और बसपा ने प्रदेश को जिस जर्जर स्थिति से लाया है, हमने उन गड्ढों को काट कर अब पटरी की राह पर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। हम अपने विकास के मुद्दे पर हमने जो 15 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था की, हमने कोरोना काल की भीषिका में
जो हो सकता था, आप जानते हैं विश्व की बड़ी मदद, अधिक से अधिक मदद की, और ये विपक्षी पार्टी कमरे में बैठ के ट्विटर खेलती है। तो हम अपने पुनः जाएंगे और देखिएगा, पुनः 10 तारीख को हम प्रचंड बहुमत से योगी आदित्यनाथ के सरकार के नेतृत्व में पुनः एक बार भाजपा सरकार शपथ ग्रहण लेगी। देशबंधु जी, अभी सुनिएगा, सेम शब्द आशीष जी के भी मुझे लगता है आएंगे, जो आपने कहे ना, बस केवल उसमें पार्टी का बदलाव हो जाएगा और कुछ शब्द इधर उधर जाएंगे, बाकी वैसे। आशीष जी, अब बताइए, आप भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि देशबंधु दीक्षित जी भी तो कर चुके, दावा कह रहे हैं वो सरकार बनाने जा रहे हैं, और राम मंदिर के मुद्दे पर दरअसल उन्होंने कहा कि हमेशा हमारी पार्टी खड़ी रही है और इस बार भी खड़ी है, लेकिन विकास के मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने मुझे अपने डिबेट पे बुलाया जी। और भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से मैं पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो मंदिर का निर्माण हो रहा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही या सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जब आदेश होने के बाद बन रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कहने बन रही है, तो ये स्पष्ट कर दें। और दूसरी चीज, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने जा रही, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण इन्होंने देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी जितने छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े कार्यकर्ताओं से लेके बड़े नेताओं से लेके यहाँ तक मुख्यमंत्री पर चेहरे पर असर दिखाई पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने जा रही। उत्तर प्रदेश में अब विकास की सरकार बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, बिजली, पानी, सड़कों की सरकार बनने जा रही है, आपसी भाईचारा की सरकार जा रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की सरकार बनने जा रही है। आप शुरू से भारतीय जनता पार्टी के केवल इन्होंने दंगे करवाकर सरकार में आने का प्रयास किया, झूठ बोलकर सरकार आने का प्रयास। अब हिंदुस्तान की जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो समझ है ये बैला फुलाकर सरकार में आने चाह रहे हैं। रोड पे बिजली पे बात करेंगे नहीं, पानी पे बात करेंगे नहीं, रोजगार पे बात करेंगे नहीं, केवल मंदिर मस्जिद पे जोर बात करेंगे। मंदिर इनका श्रेय भी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का श्रेय है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया, वो सरकार किसी की भी होती वो बनवाना पड़ता और बनाया जाता। हम भी मंदिर के समर्थक हैं, हम भी चाहते भव्य मंदिर बने, पर इतना लेट जो बना रहे हैं, ये चाहते हैं कि 2024 का भी चुनाव इसी मंदिर के सहारे लड़ लें। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, जब समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी, तो मंदिर का बहुत जल्दी और बहुत भव्य राम मंदिर बनेगा। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, ये विकास पे कब डिबेट क्यों नहीं करते हैं? ये हमेशा मंदिर मस्जिद पे आके चले जाते, 10-90 पे बात नहीं करेंगे। आज उत्तर प्रदेश की जनता जाने की 12 से 17 के बीच में जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, आगरा एक्सप्रेस उन्होंने बनाया, 10-90 उन्होंने बनाया, 100 नंबर जो हिंदुस्तान के अंदर पहली बार डायल 100 ये चालू हुई, विदेशी कल्चर अपनाया गया और डायल 100 जो 10 से 15 मिनट में कानून को तोड़ने वालों को या जिनको राहत की जरूरत है, जिनको जरूरत है, उस पर पुलिस पहुंचने का काम कर रही। आज एक कंडीशन भारतीय जनता पार्टी की 17 से 22 की सरकार में आ गई थी, जो डायल 100 की गाड़ियां थी वहां डीजल की और गाड़ियों के मरम्मत कराने के पास इनके पास पैसा नहीं था। जो एम्बुलेंस थी उनके यहाँ, जो एम्बुलेंस ऑक्सीजन युक्त थी, उसमें एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, तो ड्राइवर बता रहे थे कि हमारे यहाँ जो गेट टूट गया, तो गेट नहीं बना, तमाम एम्बुलेंस सरकारी अस्पताल में खड़ी। कई शिकायत लोगों ने, जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने की कि हम लोग एम्बुलेंस के लिए फोन करते रहे, पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। 2-2, 3-3 घंटे तमाम लोगों की इससे में मृत्यु भी हो गई। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था और बढ़िया की गई है, दुरुस्त कर दी गई है। आपने गोरखपुर में देखा, ऑक्सीजन के कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव से कितने लोगों की जाने गई। क्या उन परिवारों से आप उम्मीद करते थे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे? हमें तो नहीं लग रहा। वो जिंदगी भर जब तक वो यहाँ से आने वाले बच्चों तक, जब तक इस धरती पे जीवित है, जब तक यहाँ रहेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी को वोट न करेंगे। आने वाले बच्चों भी कहेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट मत करना, क्योंकि कोरोना काल में आपके बाबा दादा की जो मृत्यु हुई थी वो भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने ऑक्सीजन व्यवस्था अव्यवस्था फैला रखी थी, इसीलिए उनकी मृत्यु हुई थी। कभी नहीं होने वाली। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास पे बात करे ना, क्यों हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे क्यों बात करती है? पेट में जो जाएगा, बच्चों को जो अपने पैरों पे खड़े होना, वो मंदिर मस्जिद के सहारे नहीं खड़े, वह एक आस्था का विषय, इन्हीं को
ऐसा है, हम लोग भी हिंदुत्व है, हम लोग भी ऐसा, हम भी जय श्री राम के नारे लगाते हैं, हम भी जय श्री राम कहते हैं। ये कौन सी बड़ी बात यही है? तो भारतीय जनता जब पार्टी विकास के की लोग बात कह रहे हैं मुद्दों की आशीष जी बात कि अभी तक आप जय श्री राम के नारे नहीं लगाते नजर आ रहे थे, लेकिन अब आप मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े आरोप हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार तीनों मेहमान बने हुए हैं। आरवी उपाध्याय जी, अभी आशीष चौधरी जी कोरोना काल का जिक्र कर रहे थे कि कोरोना काल में जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से लोगों को समस्याएं पैदा हुई हैं, ये तो सच है, सबने देखा है कि जो स्थितियां पैदा हुई थी बहुत अच्छी नहीं थी। प्रयागराज में जो तस्वीरें सामने आई थी, क्योंकि प्रयागराज में भी इस चरण में चुनाव है, 5वें में 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा सभी सीटों पर है और अमेठी में भी 4 सीटों पर 3 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लगभग जिस तरीके से 51 सीटों पर जीत दर्ज की थी और 2 सीटों पर इनकी सहयोगी दल ने यानी 53 सीटों पर जीत दर्ज की थी भारतीय जनता पार्टी ने 61 में से। क्या वास्तव में कोरोना के मुद्दे अभी भी बरकरार हैं? क्या लोगों के जहन में अभी ये याद होगा क्या कि उस दौरान कोरोना काल में किस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हुई थी, किस तरीके से उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा था, किस तरीके से तस्वीरें वायरल हो रही थी उस समय? क्या ये मुद्दा बनेगा क्या अभी? देखिए, विचारणीय प्रश्न ये है योगेश, अगर एक उंगली दूसरे तरफ उठती है तो 2 उंगली अपनी तरफ ही जाती है। बिल्कुल। मैं सबको सुन रहा था कि अब विकास की सरकार बनेगी। अब तक क्या विनाश की सरकारें थी? अब उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, कहां तक पहुंचेगा? उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश में ही रहने दो, कहां हिमाचल पहुंचाएंगे? सवाल मेरे भी जहन में आया था। मुझे लगता है आशीष जी ने कहा कि अब पढ़ी लिखी जनता हो गई है क्या? मतलब अभी तक अनपढ़ थे क्या लोग? अभी तक सब बिना पढ़े लिखे अनपढ़ थे क्या? देखिए, अपने अपने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता, ढांचा सही होता, तो वो अव्यवस्था नहीं पैदी। वो एक महामारी थी, एक त्रासदी थी, कोरोना, और विश्व भर में था, तो भारत भी उसे अछूता नहीं था। लेकिन सरकारों की नाकामयाबी का जो तस्वीर थी वो सबने देखी। वे शमशान, कब्रिस्तान, इसके नाम पर वोट तो लिया जाता है, लेकिन मैंने देखा है योगेश, जो शमशान घाट से वहां भी लाइनें लगी हुई थी। बिल्कुल। पर्याप्त शमशान घाट में भी व्यवस्थाएं शमशान घाट में भी नहीं थी। मैं चिकित्सा की बात तो दूर की बात है। तो क्या हो गया था कि भी अब तक सारी सरकारें विकास करती रही, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाती रही, लेकिन न ऑक्सीजन थी, न बेड थे, न दवा, कुछ नहीं था। जनता भगवान बन गई। अब कहते हैं कि भी सब मिलजुल के सरकार बनाएंगे, और अब तक जो भी विकास की सरकारें थी, विनाश की सरकारें थी, क्या सब मिलकर बिना वोटिंग के बन जाती थी? देखिए, सरकारें जनता चुनती है और जनता अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है। और क्या रोड मैप है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बता रही है? हमारे मित्र ने कहा कोरोना काल में ठीक है, जो स्थितियां थी, आप सत्ता में आते हैं तो आप किस तरह से स्वास्थ्य के ढांचे को मजबूत करेंगे, वो रोड मैप कोई नहीं बता रहा है। स्कूल टूटे पड़े हैं, सरकारी स्कूलों में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, आदेश था इलाहाबाद हाई कोर्ट का कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जनप्रतिनिधि, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। वही आदेश फॉलो हो तो इन सबके इलाज सरकारी अस्पतालों में होने चाहिए, हालात सुधर जाएंगे। बिल्कुल। आज 2 तरह का सिस्टम एडॉप्ट हो गया है। पैसे वालों के लिए शिक्षा का एक अलग व्यवस्था है, गरीब के लिए सरकारी स्कूलों में एक अलग व्यवस्था है। तो सरकारी स्कूलों के हालात कैसे सुधरेंगे? न उसमें डीएम का बच्चा पढ़ता है, न एसपी का बच्चा पढ़ता है, न नेताजी का बच्चा पढ़ता है, उसमें गरीब का बच्चा पढ़ने जाता है जहां न पानी है, न बिजली है, न कंप्यूटर है। मतलब मूलभूत आवश्यकताएं बिल्डिंग जर्जर हालत में। कौन सुधारेगा? क्या रोड मैप है इसका? समाजवादी पार्टी भी सत्ता में रही, बीएसपी भी सत्ता में रही, आज बीजेपी भी सत्ता में है। क्यों नहीं सुधरते हालात? क्यों बार बार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं,
और यही मुद्दे होते हैं। तो काम कौन करेगा इस पर? सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ बनाने से अच्छा होता कि पब्लिक के मुद्दों पर काम किया जाता। और देखिए, विकास का पैरामीटर ये नहीं है कि चंद पूंजीपतियों का विकास हो गया, चंद नेताओं का विकास हो गया, एमपी एमएलए का विकास हो गया, अधिकारियों का विकास हो गया। हर नेता की पूंजी बढ़ी है, हर पूंजीपति की पूंजी बढ़ रही है। उस गरीब को ना दवा मिली, ना ऑक्सीजन मिली, और शमशान घाट में जगह नहीं मिली। वो गरीब था। क्या किया है? गरीबी हटाओ का नारा सबने चलाया। क्या गरीबी हटी? क्या रोजगार मिला? नहीं दे पा रहे हैं आप। और व्यवस्था से लोगों का मोह भंग हो रहा है। वोट परसेंटेज देख लीजिए, बिल्कुल, कि इतनी कोशिशों के बाद भी 60-62 से ऊपर नहीं जा पाता है। क्यों नहीं 100% वोटिंग होती? क्यों? जनता समझ रही है, जनता जानती है आप जनता की बातें नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन के पीरियड में सबको आप दिखाएंगे, वोट लूट कर सत्ता में आ जाएंगे। बेवकूफ जनता है, और जनता भी इनके झांसे में आ जाती है। जाति पर, धर्म पर, कर्म पर, खाने पर, पहनावे पर मजाक बना दिया है इलेक्शन। और परंपरा हो गई है कि नाकामयाबी का ठीका दूसरे के ऊपर फोड़ दो। आप एक प्रश्न पूछेंगे योगेश किसी भी प्रवक्ता से, वो अपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, दूसरे वो एक प्रश्न और दाग देगा, एक प्रश्न और दाग देगा। और ऐसा लगता है बीजेपी का प्रवक्ता समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता है, समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता बीजेपी का प्रवक्ता है। यानी एक दूसरे की बताते हैं, अपनी कोई नहीं बताएगा। जनता चाहती है सुनना, और जो हम डिबेट करते हैं यहां पर और ज्यादा उम्मीद करती है जनता कि पार्टी का प्रवक्ता आएगा, पार्टी की गाइडलाइन बताएगा, रोड मैप बताएगा। और जो हमारे सरोकार हैं, बहुत क्या मांगता है गरीब आदमी? शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, बीमार हो जाए दवा मिल जाए, बच्चे उसके पढ़ लिख जाएं। इसके अलावा और क्या मांगता है? बिल्कुल, हम कहते हैं बिजली दे देंगे, कोई कह रहा तेल दे देंगे, एक कह रहा घी दे देंगे। कटोरा क्यों दे रहे हो इनके हाथों में? क्या भिखारी बनाओगे? क्या करना चाहते हैं? उसके स्वावलंबी बनाइए, उसे पढ़ाइए, लिखाइए, रोजगार दीजिए। सभी पॉलिटिकल पार्टियां वो रोड मैप तैयार करें और बताएं कि हमें भिखारी नहीं बनाना, आपको स्वावलंबी बनाना है। और इस तरह से 5 साल में हम आपका कायाकल्प कर देंगे, गरीबी भगा देंगे। वो रोड मैप कौन सा है? कोई जिम्मेदारी नहीं किसी की। अनाप शनाप वायदे करके चले जाते हैं, उसके बाद सत्ता में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हमने कोई वायदा किया। क्या बीजेपी को वास्तव में नुकसान सहना पड़ सकता है क्या कोरोना काल को लेकर के, जिस तरीके से जो स्थितियां पैदा हुई थी? देखिए, ये हम नहीं कह सकते किसको। देखिए, जनरल सी बात है योगेश जी, आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। अगर जनता महसूस करेगी लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है, बेटियां सुरक्षित हैं, तो वो आपको वोट करेगी। और अगर उसे लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो जनता वोट नहीं करेगी। आप कहेंगे हमने विकास कर दिया। अगर वाकई विकास किया है तो जनता उस पर मोहर लगाएगी, वोट करेगी, आपको जिताएगी। अगर विकास नहीं हुआ और आप कह रहे हैं कि विकास हो गया, तो आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं, जनता आपको रिजेक्ट कर देगी। बिल्कुल ठीक बात। ये नहीं है, समाजवादी पार्टी ने भी कहा था काम बोलता है, लेकिन काम नहीं बोल पाया। 2017 में जो स्थितियां पैदा हुई है, बिल्कुल ठीक है। पार्टियां कोई नहीं कहती हैं, कोई भी पार्टी सत्ता में रहे तो उस सत्ता से जब बेदखल होने वाली होती है, या चुनाव के दौरान जब आता है, समय आता है, तो कोई नहीं कहता है कि हमने ये कमियां रह गई थी, हमसे ये काम छूट गया है, अधूरा रह गया है, काम करेंगे। कोई नहीं कहता, सब कहते हैं कि हमने हरा हरा कर दिया। देशबंधु दीक्षित जी, आपको आवाज आ रही ना? हाँ आ रही। अभी देखिए, आपने सुना आरपी उपाध्याय जी ने बहुत अच्छी बात कही, तो मेरे भी जहन में एक बात आ गई है। आशीष चौधरी जी, आप भी सुनिएगा। भाई, आप लोग कटोरा देने का काम क्यों कर रहे हैं? रोजगार देने की बात तो ठीक है, होती ही रहती है। आप लोग कहते हैं कि हमने इतने लाख रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आप कह रहे हैं कि हम 5 किलो राशन, गेहूं, चावल, धान, जो भी आप दे रहे हैं, तेल और नमक, सब कुछ दे रहे हैं, ठीक है। आप या आशीष जी की सरकार जब थी,
इन लोगों ने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि हम प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारक वाले घरों से एक एक दो दो बच्चे उठाएंगे और उनकी जो शिक्षा दीक्षा होगी वो पूरी निःशुल्क होगी। अब प्राथमिक विद्यालय का जिक्र मत कर दीजिएगा, प्राथमिक विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। इन बच्चों के लिए शिक्षा क्यों नहीं दे रही सरकारें? जितना पैसा हम कह रहे हैं राशन में दिया जा रहा है, या जो पैसा प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के लिए दिया जा रहा है, मिड डे मील की स्थिति क्या है? वास्तव में दुर्भाग्य है हमारे देश का। अब आप कहते हैं कि बच्चों का भरण पोषण होता है, बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता है। मैं तो कह रहा हूं बंद कर देना चाहिए मिड डे मील को, कतई नहीं चलाना चाहिए। मैं बहुत सोच समझ कर और बहुत जिम्मेदारी के साथ देशबंधु दीक्षित जी ये कह रहा हूं। आप मुझे ये कह सकते हैं कि हम जो है उन गरीब परिवारों के विरोध में बोल रहे हैं, आप ये भी कह सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन कतई मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये मध्याह्न भोजन जो चलता है प्राथमिक विद्यालयों में, इसे बंद कर देना चाहिए। और अगर मध्याह्न भोजन देना है, सरकार कह रही है ना कि हम प्रत्येक व्यक्ति के खाते में पैसा भिजवा रहे हैं, तो वैसे ही कोई ब्लॉक लेवल पे कोई ऐसा सिस्टम बनाए सरकार कि सीधे उनके माता पिता के अकाउंट में ही पैसा जाए, वो पौष्टिक आहार बना करके खिलाएंगे। नहीं कोई ऐसा सिस्टम हो, आप सीधा सप्लाई करवाइए घर में। प्रधानों का और प्रधानाचार्य का कैसा हस्तक्षेप होता है और क्या खाना बनता है मिड डे मील में, हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं। आप लोग ना तो रोजगार की बात करते हैं, ना तो शिक्षा की बात करते हैं। आपने 2-2 किलो 4-4 किलो गेहूं चावल राशन दे करके आप पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हमने ये काम किया। सोचिए, सोचने वाली बात है कि देश आज भी भूखा रहता है हमारा, और आप ये एहसान लूटते हैं कि हमने इस देश में रहने वाली जनता का पेट भरने का काम किया है, जबकि वही जनता इतना ज्यादा अनाज उगाती है देश में कि 2-4 साल बैठ करके खाना खा सकती है। बावजूद ये हालात बनी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सोचना चाहिए, सरकारें कभी नहीं सोचती हैं, वो वाहवाही लूटती है ना, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। वाहवाही नहीं लूटनी चाहिए इन्हें। देशबंधु जी जी योगेश जी, जी बताइए, सरकारें कब जागेंगी भाई? कब मुद्दे की बात क्यों करेंगी? कब करेंगी? ये धर्म संप्रदाय ध्रुवीकरण का जो पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है, ये सब कब बंद होगा? कैसे चलता रहेगा? योगेश जी, अभी मैं उपाध्याय जी की बात और अपने समाजवादी मित्र की बात बड़ी ध्यान से सुन रहा था। तो सबसे पहले तो एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमारी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्प, और हमारी नीयत हमेशा स्पष्ट है। आप बताइए, 15 वर्ष तक सपा और बसपा की सरकारें रही, और हमारे राजनीतिक विश्लेषण में जनता जनार्दन की बुद्धिमत्ता देखिए। उत्तर प्रदेश और हमारे देश की जनता अब बहुत समझदार हो, और आप विकास की बात कर रहे हैं तो 5वें चरण में आपने एक जिले का नाम सुना होगा, रायबरेली। रायबरेली में एक युवा राजकुमार हैं और लगभग उनकी 3 पीढ़ियां वहां शासन है। आप भी मेरे ख्याल से योगेश जी रायबरेली घूमे, बहुत अच्छे से। इतना वक्त दिया जाए इनको कि रायबरेली को ये विकसित कर दे, या रायबरेली भी दिल्ली गुड़गांव हो जाए। अब रही बात उपाध्याय जी की बात का, मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि इधर की बातें सपा का प्रवक्ता। आप बताइए, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री और जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री हैं, यानी कि जो डबल इंजन की सरकार चली, आज 55 साल कांग्रेस सरकार रही, जिसमें कहते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई। कल भी मैं एक डिबेट में बैठा था, नवाब मलिक का डी कंपनी से रिश्ता होता है, उस पर ममता बनर्जी भी वक्तव्य देती हैं। अभी तो राहुल गांधी का बच्चा है, अभी देखिएगा अरविंद केजरीवाल का भी आएगा, लालू प्रसाद यादव भी आ जाएंगे, कुछ दिन बाद चंद्रबाबू है। आप बताइए, देश को ये आंतरिक शक्तियां जो तोड़ने पर लगी हैं, उनके साथ कैसा होगा? हमारी नीयत हमेशा, हमारा प्रधानमंत्री उलगावा के द्वारा
जवाब अब दे ये सकता बताइए, है अब कि वो हम आरपी अपनी उपाध्याय जी बात कह को- रहे हैं, आरपी अब उपाध्याय ये जी कह मेरी रहे बात- हैं। अब देखो जी, मुझे जी 1 मिनट और दीजिए। हम्म नियत हमेशा स्पष्ट है। अब अरे आपने नियत से भोजन की पेट नहीं व्यवस्था भर जाता, नियत से आपने इलाज नहीं देखा हो होगा, जाता, नहीं नियत से उपाध्याय जी रोजगार मेरी नहीं भी मिल बात जाता। सुन लीजिए। एक नियत नीति सबकी और होती है, नियत सभी भी होती पॉलिटिकल है। पार्टियों की नियत है। इस वैश्विक महामारी में बड़े से बड़े देश उड़ गए, फिर भी ये हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कर्मठता और योग्यता का प्रमाण है कि हम जो है देश को बचा सके। हमारे स्वास्थ्य का ढांचा ऐसा रहा। बाकी देश और क्योंकि आप नहीं बचे, बताइए, बाकी देश चले आप गए। बताइए, बाकी देश 55 में साल मिट गए, में खत्म हो महिलाओं गए। को इज्जत घर देने का काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। आवास देने की बात कर रहे हैं, कितने आवास सपा ने दे दिए, कितने आवास कांग्रेस ने दे दिए और कितने आवास बसपा ने दिए। क्यों नहीं? इनकी भी सरकार है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे अब मुलायम सिंह, 3 बार मुख्यमंत्री है मायावती, कहाँ चली गई? सरकार से अब हटा बात दिया आती जनता है ने उन्हें, उन्होंने भोजन नहीं की। दिया, उन्होंने हटा आप दिया। बताइए, हमारे वैज्ञानिकों अरे ने, मुझे लगता है मायावती, रुक जाइए भाई, मुझे अरे याद आ रहा है कौन योगेश सा जी, आरपी उपाध्याय जी, अगर योगेश आप जी, बता पाए। रुक हमारे जाइए वैज्ञानिकों देशबंधु जी, ने- रुक जाइए, आप आवास का जिक्र कर रहे हैं ना। आरपी उपाध्याय जी, एक कोई कॉलोनी योजना के तहत बीएसपी लाई थी और बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में उसने बनवाई थी, काशीराम योजना के तहत शायद अम्बेडकर लाई ग्राम थी, योजना थी, काशीराम योजना के अम्बेडकर तहत। आवास थे। आप क्या बात कर रहे हैं देशबंधु जी, बीएसपी अब ने क्यों नहीं योगेश दिया जी, था? ये कोई नया आपने फॉर्मूला लेके आए काशीराम हैं। योजना की बात की। अम्बेडकर आवास, अम्बेडकर गांव में चले जाइए, देख अरे लीजिए जाके। उपाध्याय आज भी जी बने हुए लोग रह रहे हैं। उपाध्याय जी कुशवाहा जी आज भी जेल भुगत रहे। कितनी कॉलोनियां बटी, कितने लोगों को आवास नहीं। मिला, और वो छोड़िए, चाहे आवास का काम हो, चाहे कोरोना काल में लोगों के जीवन की रक्षा। अरे आप बताइए, उपाध्याय जी आप बताइए, आपने वैक्सीन लगवाई कि नहीं? आप कह देंगे सपा की वैक्सीन है, ये मानसिकता होगी। और आप जनता जनार्दन की बात करते हैं, अभी आपने 14 में देखा, 17 में देखा, 19 में देखा, सब एक हुए। केवल एक विरोध करना है कि भाजपा को हरवाना है, और सारे असफल प्रयोग किए। बुआ बबुआ की जोड़ी जो है, केवल भाजपा सरकार को कौन सा विकास इन्होंने किया? कांग्रेस की बात कहती है, उसका एक प्रधानमंत्री दिवंगत हो गया, नाम नहीं लेना चाहूंगा, 1 रुपए भेजता था, 15 पैसे आता था, कहाँ चला गया 85 पैसे? आज जो है हम सम्मान निधि दे रहे हैं, हम तो डायरेक्ट किसान के बीच में आ रही है। यही प्रताड़ना है इनकी। नियत हमेशा योगेश जी तो स्पष्ट रही। और जनता जनार्दन ने, सुनिए, हमारे काम की बात की। आप नोटबंदी का विरोध यही लोग करते रहते थे, छाती पीट कर। उसके बाद जीएसटी का विरोध, उसके बाद चुनाव नहीं हुए। अरे तो कहाँ आ गया नोटबंदी से काला धन, कहाँ आ गया प्रभु? आपने, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपने सारे गलत काम किए हैं। कहाँ काला धन आ गया? जहाँ 100 रुपए में काम होता था, सुन लीजिए देशबंधु जी, जहाँ 100 रुपए में काम होता था वहाँ 500 रुपए देने पड़ते हैं। कमरे में टीचर भेजा, क्या कर दिया इन्होंने? सुन लें। अच्छा, इनका विकास क्या है? पुलिस पैसे नहीं लेती, पटवारी ने पैसे लेना छोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश पटवारी रिश्वत नहीं ले रहा, पुलिस रिश्वत नहीं ले रही, अवैध खनन नहीं हो रहा, क्या काम नहीं हो रहा है मुझे बताएं। कमरों की दीवारों से पैसे आज भी निकल रहे हैं। गायत्री प्रजापति ने कितना विकास किया, उसके बारे में मुंह न खुलवाइए, जनता जनार्दन सब जानती है। उसके बाद 2 राजकुमार, आप बताइए, यह देश की विडंबना है। उपाध्याय जी बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी के 2 लोग जो खुद बेल पर छूटे हैं, वो विकास की बात करेंगे। जो खुद बेल पर छूटे हो, वो विकास की बात करेंगे। अरे चोर मौसौरे भाई हैं, सब मिलकर आ जाते हैं। हमारी नियति, उसमें आप भी शामिल हैं देशबंधु जी, उसमें आप भी शामिल हैं। और जो देशबंधु जी, बंधु जी सुन लें, जनता जनार्दन बेवकूफ है, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। ये 2022 का उत्तर प्रदेश है, जब 2022 का भारतवर्ष है। उपाध्याय जी सब समझदार है, सबको भविष्य दिखता है, और भविष्य भारतीय जनता पार्टी की नियत हमेशा स्पष्ट रही। हम कोई सोचिए, 80 वर्ष की उम्र में उपाध्याय जी बात करते हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। यह वक्तव्य किस मानसिकता होता? यही बुद्धिमत्ता का परिचायक है, और यही द्योतक है कि आप कहते हो बच्चों से गलतियां हो जाती है। 4 सेवकों पे आपने निःशुल्क गोलियां चलाई, आज तक आपने उसके लिए क्षमा नहीं मांगी। आप कहते हो कि श्री राम मंदिर, हम भी भव्य मंदिर बनाएंगे। आपने 84 कोसी परिक्रमा नहीं करने दी जनता को, कांवड़ यात्रियों का रास्ता रोक दिया। आपकी कैसी नियत है? जय श्री राम कहने में आपको शर्म आती है? अब सुन लीजिए, उन्होंने परिक्रमा नहीं करने दी, उन्होंने तुष्टीकरण किया, जनता ने हटा दिया उन्हें, जनता ने हटा दिया उन्हें, हटा दिया, जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया।
उपाध्याय जी, आप मेरी बात, जनता जनार्दन बहुत समझदार है। आप भी जब पोलिंग बूथ पर गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कौन सी पार्टी कौन सा, अगर चुनाव वोट दिया होगा कि कौन सी पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, कौन सी विकासवाद की बात करती है, और कौन पाकिस्तान अरे की सुनिए बात करती है, देशबंधु जी, अब आप मजा कौन चिड़िया की एक बात करता है, बताएं कौन बलूचिस्तान की बात करता है। देशबंधु जी, दरअसल राजनीति में क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता, बिल्कुल हकीकत दोनों बात बताने जा रहा हूँ। योगेश जी, नाराज राय जी, राजनीति में अरे क्या सुन लीजिए, होता है? अरे देशबंधु जी सुन योगेश लीजिए, जी, दोनों पार्टियों के लिए योगेश जी, बता मैं रहा सुन रहा हूँ। हूँ, लेकिन नियत हमेशा स्पष्ट होनी इस चाहिए। पर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। अरे नियत से पेट नहीं भरता, नियत से इलाज नहीं हो जाता है। सुन नियत लीजिए से मैं देशबंधु कह दूं जी, मेरी नियत है, ये मर रहा है, हकीकत ठीक हो जाना चाहिए, हो जाएगा। हकीकत क्या उसके लिए दवा है, की जरूरत है, उसके लिए वेंटिलेटर की जरूरत है। हकीकत क्या है, दरअसल अभी 2 दिन पहले नारद राय जो है एक जनसभा अपने यहाँ अपने क्षेत्र में वो रैली निकाल रहे थे, तो वो बीजेपी पर बड़े बड़े तंज कस रहे थे, जो कि सभी करते हैं। और जब वो अपने घर के बगल से निकले तो उनके घर में जो है बीजेपी का झंडा लहरा रहा था। सुनिए, देखिए, मैं दोनों लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ एक बात। ये तो सपा के लिए बता दिया कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनके घर में बीजेपी का झंडा, ये हकीकत बात है, ये कोई मतलब कोई कहानी नहीं है, अभी 2 दिन पहले घटना ही है, पता करिएगा। और दूसरी बात, कल मेरे पास कुछ फोन आए देशबंधु जी, हम बात कर रहे थे, ऐसे चर्चा कर रहे थे, शाम का समय था, तो वो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत कट्टर समर्थक कहते हैं, जिन्हें कट्टर समर्थक हैं। उन लोगों ने पता है क्या क्या, दूसरे दलों को मतदान करके आए हैं। मतलब उन लोगों से जब मेरी चर्चा हुई तो मैंने उनसे खुद पूछा कि अभी आप कल तक तो कह रहे थे कि नहीं, मुझे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना है, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में किसी दूसरे दल को वोट ही नहीं करना है, और आज आप ये क्या करके चले आए। मैंने उनसे खुद पूछा, मैं खुद हतप्रभ रह गया। मतलब ये स्थिति बनी हुई है, सोचिए, एक दिन में उनकी जब मतदान सेंटर पे वो पहुंच रहे हैं तब उनकी यह हालत बदल जा रही है। तो कैसे ये कह सकते हैं कि नहीं, वास्तव में आप जो स्थिति 2017 में पैदा किए थे वही एक बार फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। तो ये दावे अभी बहुत जल्दबाजी होगा मुझे कहना, लगता है कहना, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। मैं जमीनी स्तर पे इतना भ्रमण किया, बावजूद इसके लोग कहते कुछ नहीं, कर कुछ रहे हैं। क्यों नहीं करें? अरे जब पॉलिटिकल पार्टियां ऐसा कर सकती हैं, राजनीतिक लोग ऐसा कर सकते हैं, तो जनता भी ऐसा कर सकती है। बिल्कुल। इनकी कौन सी आस्था, इनकी कौन सी हकीकत है, इनकी हकीकत जनता नहीं जानती। जहां मलाई खाने के लिए एक नहीं दूसरी पार्टी में चला जाएगा, दूसरी तीसरी पार्टी में चला जाएगा, और बात करेंगे करोड़ों के घोटाले की, 2 पैसे की रिकवरी नहीं होगी। अरे अभी हमारे देशबंधु जी कह रहे थे कल इतने 1000 करोड़। उपाध्याय जी, आज हमारा देश इतना सक्षम है, आपको बता दें। और रही बात 12 दिन और शेष है उपाध्याय जी, फिर मैं चैनल पे बैठूंगा और फिर मैं पूछूंगा, आपने जनता जनार्दन की बुद्धिमत्ता और बेवकूफी पर प्रश्न चिन्ह लगाया है ना, फिर मैं पूछूंगा कि आप बताइए अब इस प्रश्न का क्या उत्तर है। हमारी नियति और नियत। अरे तो क्या आप कह रहे हैं कि जितने इतने दिनों तक देश में कांग्रेस ने राज किया, तो क्या आप भी तो कह रहे थे ना कि जनता बेवकूफ थी? मतलब आपके अकॉर्डिंग भी तो अगर विकास नहीं किया, जनता ने उस सरकार का लगातार चुनाव करती रही, तो आप भले ही ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप परोक्ष रूप से तो यही कह रहे हैं ना। योगेश जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन ही महान होती है और उसका फैसला ही अंतिम परिणाम होता है। तो आप फिर ये क्यों कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया था, इतने सालों तक सत्ता में काम करती रही? जब काम करती रही होगी तभी तो जनता ने उसको चुनती रही जनता। हमारी सरकार की ठीक है, विकास के मार्ग पर, देश की सुरक्षा के नाम पे, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे नियति हमेशा स्पष्ट रही। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ देशबंधु जी, क्या कांग्रेस को जनता लूट घसोट के नाम पे चुनती रही क्या? और योगेश जी, आप ये भी बता दें, आप देख चुके हैं 2 असफल प्रयोग हो गए, इसके बाद 2 असफल बुआ बबुआ का आपने हश्र देख लिया, 2 राजकुमारों का पंचर देख लिया, आपकी 2 और युवा जुड़े हैं। चलिए दो युवा क्या कर पाएंगे? आप केवल 12 दिन का परिणाम आ जाएंगे, और ये कुंठा आता है फिर मैं उपाध्याय जी नहीं, वो नहीं बताएंगे। ठीक है देशबंधु जी, आ गई आपकी बात। आशीष चौधरी जी, देखिए, बड़े बड़े आरोप लगा दिए देशबंधु जी ने इतनी देर में कि भाई आपने तमाम सारे प्रयोग किए, जितने प्रयोग किए सारे प्रयोग असफल रहे हैं, और ये प्रयोग अब की इस बार कर रहे हैं फिर से। क्या उम्मीद लेकर के, क्या दावा किस बात को लेकर के कर सकते हैं कि नहीं ये प्रयोग सफल होगा? और जिस तरीके से तमाम सारे देखिए कितने पुराने उन्होंने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए कि क्या क्या बयानबाजियां हुई थी आपके नेताओं की तरफ से। तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जनता सब याद कर रखी है, इस चुनाव माहौल में जनता को वो सब पुरानी चीजें याद आ जाती हैं,
और भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले 5 साल में विकास किया है, एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाएगी? मैं भी यही कह रहा हूँ, जनता याद कर रखी है। आज किसान पूरी तरीके से याद कर रखा, जो रात में दिन में जानवर तकने जाते थे, छुट्टा जानवर से परेशान होते थे, वो गांव में ड्यूटी लगती थी। कभी उनकी लेडीज घर की कोई खेत तक रही, तो कभी रात में उनके घर के पुरुष तक रहे। वो जनता याद कर रखी। जनता याद रखी कि कोरोना काल में कौन मदद करने आया था। जो ये सरकार थी, ये क्या मदद की थी, जनता याद कर रखी। खत्म कर दी तो जो शिक्षा मित्र वो याद कर रखे हैं कि हम रोजगार मांग रहे थे, जो बेरोजगार जो रोजगार मांग रहे हैं, लाठियां मिले थे, जनता याद रखी है, ठीक कर रहे हैं। तो जनता पूरी तरीके याद रखी और याद रख के ही वोट इस बार कर रही है। और 10 मार्च उनको पता चलेगा जनता ने क्या क्या याद करके वोट किया है। और इसी डिबेट पे हम भी बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता साहब भी बैठेंगे 10 मार्च के बाद, तब इनको पता होगा जनता ने क्या क्या याद कर रखा था। जनता को बहुत सारी चीजें याद करके रखना है, वो इसको जहन में रख के ही इस बार वोट चल रहा है। नौजवान, किसान, बेरोजगार, शिक्षा मित्र जो भी है, जो खाद की लाइन में लगे थे, जो किसान जिनको लाठियां मिली थी, खाद तो नहीं मिल पाई थी, वो भी जहन में अपने रखे हुए हैं। जिनके खेत चर गए हैं, जो उपज फसल तैयार हो गई लेकिन जानवर छुट्टा आया और योगी मोदी जी के साढ़ आया और चर गए, वो भी किसान याद कर रखे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, किसान याद रखा, बेरोजगार, सारे लोग याद रख, उत्तर प्रदेश की जनता याद करके ही वोट कर रही है। ये तो कह रहे हैं लाखों नौकरी दे दिए युवाओं को। लाखों नौकरी ये कहाँ किसको दे दिए हैं, इनसे पूछो। जब ये लाठियां भी किस पे बरस रही थी, जो बेरोजगार रोजगार मांग रहे थे, लाठी किस पे बरस रही थी? नौकरियां निकलती ये कौन लोग तो थे? कलेक्शन करने क्या वो नहीं पढ़े निकल लिखे जाते युवा हैं। नहीं थे? जनता बेवकूफ नहीं है। अगर इन्होंने समाजवादी बेरोजगारी मित्र, दूर कर दी हम तो ये चाचा कौन से लोग थे भतीजा जो को रोजगार मांग साथ रहे थे? लेकर वसूली पर नहीं निकलते थे। हमारी सरकार पर कोई भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं है। 700 दंगे कराए, जनता वो भी याद करेगी। और आपका जिस दंगे बुआ की कराने बात वाला कर रहे कौन होता था? 364 दंगे कराने हजारों वाले दंगे कौन करा होता? ये दिए। भारतीय जनता, आज हमारे देश हिंदुस्तान का की युवा जनता समझ महिला रही। जब सुरक्षितों जब के ये देश में सरकार में घूमते आते हैं, दंगा करा के तब ही याद जागती है सरकार मारने जनता का की। प्रयास करते हैं। अब ये आपकी चलने वाली नहीं है, दंगावादी हाँ। पार्टी नहीं है। आपके जो दंगावादी पार्टी बना रखे ना कि दंगे करा के सरकार में आना, धर्म के नाम पे सरकार के आना, मंदिर मस्जिद के नाम पे सरकार आना, ये सब आने वाले नहीं। अब जो आपको बाबा जी आने का की बुलडोजर जरूरत है पड़ेगी ना, तो वो विकास की चलेगा। बात करेंगे, आप मुद्दे 2000 चेंज करोड़ कर अभी देंगे। वसूली हुई है तो ना। जनता समझदार है, समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहलाव में आने वाली नहीं है। हाँ, आपको पैटर्न बदलना होगा और तभी आपको पैटर्न बाहर बदल कर बैठा आए, रखा है ना। जिससे हिंदुस्तान 2017 का में रोजगार, 2017 में जो बुआ जी को नौजवान लाए रोजगार चोर पा सके, मौसेरे भाई। किसानों को 2019 में युवाओं के उसका पंचर उपज हो का गए। सही बेल दाम पे मिल टूटने सके, वाला आपका साथी है। चोर का साथी बिजली चोर ही पानी होता है। सड़कें अच्छी मिल सके, अच्छा हब, रोजगार का हब हिंदुस्तान बन सके, अरे नहीं, हब की खासतौर से बात है। उत्तर प्रदेश हब बन सके। जो आप रोजगार ही की मांगने सरकार के लिए में दूसरे योजना स्टेटों आयोग में के जाना अध्यक्ष जी पड़ता, को बर्खास्त किया मैं गया तो था कहता ना। ऐसा कोई हब बने। मैं अखिलेश यादव जी से भी उम्मीद करता हूँ, आपकी उनसे भी सरकार ये में मांग योजना करूंगा आयोग का कि अध्यक्ष कोई जो है ऐसा हब बने उत्तर प्रदेश के बर्खास्त किया अंदर गया था ना। कि पता बाहर है के हब। प्रदेश के लोग उत्तर प्रदेश में जॉब के लिए आए, ऐसा कोई हब बने। हाँ, अब ये बिल्कुल था। नई सपा है, नई हवा है, नई सपा कमरे है। के अंदर ट्विटर बन के भारत की वैक्सीन को, भारत के वैज्ञानिकों का अपमान के नई सपा है, नई हवा है। आप ही 10 के तारीख को लोगों पता ने चल जाएगा। वैक्सीन कालाबाजारी किया, आप ही लोगों ये ने तो आप मीडिया लोग के प्रचार माध्यम से कर रहे पता हैं चला, भाई बैठ तमाम करके, लोग मुझे लग वैक्सीन रहा है। पानी के इंजेक्शन योगेश लगाए जी जा रहे ठीक है, थे। 10 तारीख को मौका आने पानी आप के सोच सकते हो, सोच सकते हो, कोई बात नहीं। डुप्लीकेट वैक्सीन मेरी आप ही लाल लोगों मजाक के मजाक बना रहे सरकार ने भाई, पकड़ी। 10 तारीख को डिबेट सर को जी, आपकी मजाक बना रहे सरकार हैं में आप। मीडिया के माध्यम से हम लोगों को भी जानकारी चली कि डुप्लीकेट वैक्सीन बाजार में घूम रही थी, पैसे कमाए जा रहे थे, धड़ल्ले से अरे पैसे घूम कमाए जा कैसे रहे रही थी थे। भाई, क्या वैक्सीन कहाँ उनके चल रहा है? पास आंकड़े हैं कितने लोग जेल भेजे गए? आशीष जी अरे कुछ भी बोल देंगे आप। अभी अच्छा रुकिए, सुनिए, आशीष। ठीक है, एक थोड़ा सा और ले लेते हैं। आरपी उपाध्याय जी, अब दरअसल बीजेपी भाजपा तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा ही रहे हैं। चर्चा दरअसल प्रतापगढ़ की भी करेंगे, क्योंकि इस चरण में प्रतापगढ़ में भी चुनाव है। देखिए प्रतापगढ़ में जो राजा सिक्का, भैया। हाँ वही मैं उन्हीं पे आ रहा था। प्रतापगढ़ में जो सिक्का चलता है वो राजा भैया का ही चलता है। और कुंडा और उससे कुंडा से जुड़ी हुई बाबागंज विधानसभा सीट में
लेकिन इस बार हमेशा निर्दलीय लड़ते आए हैं वो, इस बार अपनी पार्टी उन्होंने खुद बना लिया जनसत्ता दल, और समाजवादी पार्टी पिछले 1.5 दशक से उनके सामने चुनावी मैदान में कोई प्रत्याशी भी नहीं उतारती रही हालांकि, लेकिन इस बार उतारी है समाजवादी पार्टी ने और गुलशन यादव को उतारी है। आप भी शायद जानते होंगे गुलशन यादव राजा भैया के एक समय बहुत खास हुआ करते थे। बिल्कुल खास थे। हाँ, ये कहते हैं कि दाहिना हाथी थे उनका जी। और आज दोनों लोग जब चुनाव प्रचार में निकलते हैं तो आमने सामने एक दूसरे का विरोध करते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। हालांकि ज्यादा बुराइयां हो नहीं रही है क्योंकि वो भी राजा खानदान से, गुलशन यादव भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बोलते इसलिए हैं कि उन्हें चुनाव जीतने की थोड़ी सी आस है, चाहत है, उम्मीद है, तो इस वजह से कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा जनता के बीच में। क्या लगता है कि वास्तव में गुलशन यादव कड़ी चुनौती दे पाएंगी क्या राजा भैया को, या फिर एक तरफा चुनाव चला जाएगा फिर से? देखिए राजा भैया शरीफ आदमी है। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ। क्यों गुंडे तो जेल में उनके एनकाउंटर हो गए, जो माफिया थे उनके बुलडोजर चल गए। राजा भैया शरीफ आदमी है, न उनके यहाँ बुलडोजर चल सकता है न उन पर गोली चल सकती है, तो जनता भी जानती है। और हमारे भी देश बंधु जी भी शायद समझते होंगे कि भी शरीफ आदमी है, सर्टिफिकेट दे देना चाहिए। तो देखिए राजा भैया को उनके घर में चुनौती देना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्यों उनकी अपनी एक पहुंच है, लोगों के रिलेशन है, और वो रिश्ते देखिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ भी कहें, ये लोकतंत्र है, जनता वोट करती है, सभी कोई जीतता है, तभी वो एमएलए या एमपी बनता है। ये बात अलग है कि राजनीतिक लोग जनता का भी अपमान करते हैं कि वो सरकार ठीक नहीं थी, जनता बेवकूफ थी, सरकार को चुना था, कोई काम नहीं किया। अरे इस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, आपने किया क्या है? एक एग्जाम्पल बता दें, वो ताकत कांग्रेस की थी कि पाकिस्तान को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए थे। आज बांग्लादेश का कहा जाता है एक हिस्सा पाकिस्तान का। उंगली उठाना बहुत आसान है, किसी का आलोचना करना बहुत आसान होता है। आप कुछ करिए, आप एक बड़ी लकड़ी खींच दीजिए, आज पाकिस्तान का एक डिवीजन और कर दीजिए, आप अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ये भी सरकार कुछ काम करती है। सिर्फ कह देने से, राष्ट्रवाद का नारा लगा देने से चीजें ठीक नहीं हो जाती हैं। हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, नेपाल आंखें दिखा रहा है, चाइना बॉर्डर पर खड़ा है। हम खुश होते रहे, होते रहिए, अच्छी चीज है। मैं उसकी देखिए अभी एक बार भी नहीं कहा आशीष जी ने कि बिजली की व्यवस्था आपसे बेहतर आज बीजेपी के पीरियड में है। देखिए यहाँ नेगेटिविटी है, वहाँ पॉजिटिविटी है ना। बिल्कुल, बिजली उतनी नहीं आती थी जितनी बीजेपी दे रही है। कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा। तो मैं किसी की टांग खिंचाई, सरकार समाजवादी पार्टी की बने, सरकार बीजेपी की बने, हम लोग वो सच्चाई है उसको कहने की कोशिश करते हैं और हम दुश्मन होते हैं। जिसकी सच्चाई बखान कर देंगे आप, या तो ये है कि नीम को बबूल कह दूं मैं, नीम के पेड़ को या तो आम का पेड़ बोल दूं मैं। अरे भाई नीम का पेड़ है, मैं कैसे बोल दूंगा आम का पेड़ है? आप बोल सकते हैं, दीन बंधु जी बोल सकते हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे मित्र हैं ये आशीष जी बोल सकते हैं कि पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ। किसी की भी सरकार बनी, सरकारें आती हैं चली जाती हैं, जनता वही है। आप जिस बीपीएल कार्ड धारक की बात करने से हाथ में कटोरा देखिए 5 किलो अनाज दे रहे, टिकट कितने दिए हैं उसे? दोनों पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उसको टिकट क्यों नहीं दे देते? सत्ता में भागीदारी दे दो, थोड़े थोड़े गरीब अमीर हो जाएंगे। गरीब को टिकट नहीं देंगे आप, सत्ता में भागीदारी नहीं देंगे। अपनी पूंजी आप देख लीजिए, नेता अमीर से अमीर होते चले जाएंगे। कहां से शुरू किया था एक नेता ने, और जब एमपी एमएलए और मिनिस्टर होता हुआ आगे बढ़ता है तो उसकी पूंजी बड़ी तेजी से बढ़ती है। किसान की खेती बढ़ गई, उसकी जो आमदनी का जरिया है वो कम हो गया, बेरोजगारी बढ़ी, और आप कह रहे हैं सब अच्छा है। अरे घरों में पुताई करते थे, घरों में पुताई करने वाले अरबपति बन गए। हाँ, कहां से आया पैसा? वो कौन पूछने वाला है? नहीं कहेंगे वो भ्रष्टाचारी है। अरे भ्रष्टाचारी कौन नहीं है? करोड़ों रुपए कहां से लेके आते हैं आप? कहां से खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपए? क्या आपके पुरखों ने कमा के रख दिया था, बैंक में जमा कर दिया था? और कोई भी काम करता है वो कहता है मैंने कर दिया। अरे इस जेब से निकाल के इस जेब में दे दिया, और कुछ नहीं है। वो जनता का पैसा है,
वो सड़क आपने नहीं बनाई, जनता के पैसे से बनी है। बिल्कुल। और विकास एक सतत प्रक्रिया है। ये आप क्या कहेंगे, बिजली भी नहीं देंगे, सड़क भी नहीं बनाएंगे, खाली बैठे रहेंगे, कमीशन कहां से आएगा? अरे 50-40 करोड़ के टेंडर देंगे जब तो आपका हिस्सा आपके पास पहुंचेगा। जब आप टेंडर ही नहीं देंगे, काम ही नहीं करेंगे, तो आपकी कमाई भी नहीं होगी। मजबूरी है, आपको टेंडर देना पड़ेगा। क्यों? कट मनी तो आपको ही मिलनी है, वो विपक्ष को नहीं मिलनी है। तो देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी ईमानदारी से अगर बात करे, और देखिए व्यवस्था में जो जो कमियां हैं उनको एक्सेप्ट करिए। ये नहीं है कि भाई कांग्रेस बेवकूफ है, समाजवादी पार्टी चोर है। क्या कह रहे हैं आप? जनता ने कांग्रेस को भी चुना था, जनता ने समाजवादी पार्टी को भी सत्ता दी थी, और जनता ने ही आपको दी है। बीजेपी को भी जनता ने ही सत्ता दी है। तो जनता बेवकूफ नहीं है, उसे बहुत लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसको उसकी मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, वो पूरी करिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रश्न आपसे उठेगा, आप सत्ता में है, कल दूसरा सत्ता में होगा, प्रश्न उससे भी उठेगा। बिल्कुल प्रश्न उठेगा उससे। पर्सनल आप ना हो, पर्सनल न लें। जो अच्छा है, मैंने कहा ना, मैंने सबके सामने कहा कि भी सड़कें कुछ बनी है, बिजली आ रही है, आप राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हो सकता, देखिए मैं फिर ये कहूंगा, योगेश एक बात और ध्यान रखें, जो कुछ भी वोट बीजेपी को मिलेगा, वो जो लोग हैं, जो गरीब आदमी, इसको उन्होंने राशन दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया कि भाई नमक खाया है, तो नमक खाया है। देखिए, वो माननीय प्रधानमंत्री का नमक नहीं था, वो जनता का ही नमक था, वो जनता के पैसे का नमक था। ये नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का, हाँ, लेकिन वोट उससे मिलेगा, इसे नकारा नहीं जा सकता। जुगर झुपड़ी वाला अनाज जो जो लोग मिल रहा है वो मतदान करेंगे, ठीक बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल, जो लाभार्थी है योजना का, जिसको लाभ पहुंचा है, वो वोट करेगा। लेकिन एक बात, ये मैं लेकिन एक बात है, 80% जितना ये कह रहे हैं, अगर उत्तर प्रदेश में जितने लोगों को राशन ये लोग दे रहे हैं, अगर वही लोग केवल मतदान कर दे तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। देखिए, सारे मतदान नहीं करते हैं, कोई भी योजना का लाभार्थी हो 100% वोट नहीं करता है, लेकिन एक बहुत बड़ा माध्यम जरूर होता है। आपने देखा होगा कि जो किसान सम्मान निधि जैसे ही खातों में आई, उसके बाद देखा वोट किसान ने किया था। आज किसान की हत्या कर दी की बात एक अलग है, किसान के आंदोलनों को चल दिया गया, बात एक अलग है। परिस्थितियां बदलती हैं, समय है, बदलता रहता है। किसान की बात सब करते हैं, किसान का भला किसी ने नहीं किया। काश किसान की उपज का सही मूल्य मिल जाता तो न किसान आंदोलन करता, न कर्जदार होता, न आत्महत्या कर रहा होता। मैंने कहा ना, कटोरा देने की परंपरा बन गई है, बेकार ही बना दो इसे और वोट ले लो। अरे उसकी मूलभूत समस्या है, उनको दूर करिए। उसको कर्ज माफी नहीं चाहिए, उसे सम्मान निधि नहीं चाहिए, उसको दे दो उसकी उपज का सही मूल्य, जो एमएसपी है, गारंटी दे दो। मिनिमम वेजेज मिलते हैं ना, मिनिमम वेजेज जो नहीं देगा वो जेल जाएगा, कानून कार्रवाई करता है मिनिमम वेजेज पे। आप एमएसपी देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? कोई कानून बनाइए, कुछ सिस्टम डेवलप करिए। वही आलू 2 रुपए किलो किसान से खरीदा जाता है, उसका चिप्स किस रेट में बिकता है, या वही आलू शहर में देखिए 20 रुपए किलो बिकता है। यानी किसान को हमें तो लगता है एक चीज और, अब आपने आलू का जिक्र किया आरवी उपाध्याय जी, ये जो मिड डे मील में चल रहा है ना, मुझे लगता है कि आलू की ही मिड डे मील में कुछ ऐसा सिस्टम कर दें कि वही चीज सप्लाई हो, किसान का ही सप्लाई हो, और वो मिड डे मील तक आलू पहुंच पाए, तो उसकी भी उपज का सही दाम मिल पाएगा, मुझे लग रहा है। सिस्टम तो ये सरकार है, हम तुमसे इनसे यही उम्मीद करते हैं कि सिस्टम बनाए। आलू पौष्टिक है, पौष्टिकता से भरपूर है। उसका प्रोडक्ट, भाई प्रोडक्ट आलू दे दीजिए, उबाल के नमक डाल के, वो भी काफी है। लेकिन वो भी नहीं देंगे, आप उसमें भी ढूंढेंगे कि कमीशन कैसे आ सकता है, कैसे पैसा बचाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। इनको तो ये देखना है कि हमारी जेब में कितना क्या आ सकता है, जनता के मुद्दों की कहाँ इन्हें परवाह रहती है सत्ता में बैठने के बाद। खैर, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5वें चरण में अब चुनाव होने हैं, 27 फरवरी के मतदान होना है। ऐसे में कई सियासी सुरमाओं की साख इस चरण में भी लगी हुई है दांव पर, क्योंकि इस चरण में 48 ऐसे मंत्री हैं सभी दलों के, 48 ऐसे विधायक हैं सभी दलों के मिलाकर के, जो कि चुनावी मैदान में उतरे हैं, और उनको साख बचा पाना एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है।
चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।